ध्यान देना। कलर, जब हम कभी कलर की स्टडी करते हैं तो देखिए, जब आप फिजिक्स में कलर की स्टडी करते हो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। फिजिक्स में आप किसी ऑब्जेक्ट का कलर बताते हो, ये रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो आप कैसे बताते हो? तो उसमें मोस्ट ऑफ द केस में रिफ्लेक्शन लगता है। लेकिन अगर हम ग्लास का कलर बताते हैं तो वहां ट्रांसमिटेड कंडीशन लगती है कि लाइट पास कैसे हो, वहां ट्रांसमिटेड लगती है। यानी कि जब हम कलर की बात करते हैं तो कलर कैसे बताते हैं फिजिक्स में? तो फिजिक्स में रिफ्लेक्टेड लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट के बेस पर। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें रेड दिखाई दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमें रेड दिखाई दे रहा है, किस वजह से? अगर ये ओपेक है तो इस पर लाइट टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो ये रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें ये रेड दिखाई देता है। अगर हम बात करें गिलास की, कांच की, तो गिलास क्या होता है? गिलास होता है ट्रांसपेरेंट, गिलास है ट्रांसपेरेंट। अब क्योंकि गिलास ट्रांसपेरेंट है तो क्या होता है, जब हम उसका कलर बताते हैं तो उस पर व्हाइट लाइट गिरी और दूसरी साइड जो कलर ट्रांसमिटेड होता है उसके बेस पे बताते हैं। तो फिजिक्स का बेस होता है कि वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, उससे लाइट पास हुई है या रिफ्लेक्ट होकर आई है, तो उसके बेस पर आप कलर बताते हैं। किसका? फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री में आप कलर कैसे बताते हो? केमिस्ट्री में दो कंडीशन में आप कलर बताते हो। एक तो बाय बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, जब हम सब्सटेंस को बर्न करते हैं, तो देखिए बर्निंग वाला कॉन्सेप्ट अभी हमें जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, अगर हम सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो बर्निंग में कलर कैसे आता है? ये बर्निंग ऑफ सब्सटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, ये स्पेशली एल्कली मेटल पर है। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस ये एल्कली मेटल पर काम करता है। ये एल्कली मेटल्स पर कैसे काम करता है? ये एल्कली मेटल पर, ये आपको समझना है। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, हर्षित त्यागी, ये स्टार्ट हुआ है कलर से, अभी पढ़ाना ही शुरू कर। तो ये एल्कली मेटल का कलर बताते हैं बर्निंग के बेस पर। कैसे बर्न होता है वो सुनिए जरा। मान लीजिए एक बर्नर लिया हमने, यानी कि कोई एक फ्लेम ली, फ्लेम को हमने ऐसे दिखा दिया, ये फ्लेम है भाई, हमने फ्लेम बना दी। इस फ्लेम पर किसी मेटल को हम बर्न कर रहे हैं, वो मेटल एल्कली मेटल लाइक सोडियम है। जब हम इसे बर्न करते हैं तो इट गिव ए कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, ये फ्लेम को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। यानी कि फ्लेम जब ये जलता है कलर के साथ जलता है। अब प्रॉब्लम आती है, कलर के साथ क्यों जलता है? यहां हमसे प्रॉब्लम पूछी जाती है कि जब ये जलता है तो इसका कलर क्यों आता है? तो इसका मेन रीजन होता क्या है, सुनिए जरा इसमें। अगर मैं यहाँ एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा दूं कि इस ऑर्डर में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इस ऑर्डर में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो होता क्या है, इनके जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल को हम एन से लिखते हैं, एन में एक इलेक्ट्रॉन होता है इनकी वैलेंस सेल में, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो इनकी ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अब ये क्या करते हैं, जब हम इन्हें बर्नर के ऊपर लाते हैं तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। किससे? बर्नर से। तो जब ये बर्नर से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जब बर्नर के ऊपर होंगे तो इन्हें हीट मिलेगी, यानी कि इन्हें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके ये ऊपर पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। ये क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट। ये क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट। ये कंडीशन आती है। ये एक्साइटेड स्टेट को अगर हम वैसे समझाना चाहें, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, इस टाइप से। इनमें एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से बाहर गया, कहीं भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये हाई एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट होती है।
तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा। ये एक्साइटेड स्टेट को क्या कहते हैं, यानी कि हाई एनर्जी स्टेट। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, वो न्यूक्लियस से दूर है, तो ये अनस्टेबल होता है। अब क्योंकि अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन वापस आता है। ये इलेक्ट्रॉन वापस कैसे आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में? बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आता है, रिटर्न होता है। और रिटर्न में ये क्या करता है भाई, जब ये रिटर्न होता है तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी, ये एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करता है। रिलीज एब्जॉर्ब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब एनर्जी, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उसे रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये हमें कोई ना कोई कलर दिखाएगा। जो कलर होता है वहां ये रेडिएशन का होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, जब भी कभी आप किसी सब्सटेंस को बर्न करते हो तो उसका कलर कैसे आता है। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं तो कलर का रीजन क्या है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। जो उसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके बाहर की किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और वहां से जब वो रिटर्न होता है तो जो उसके पास एनर्जी थी उसे रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो हमें कलर दिखाई देगा। ये स्पेशली किस पे काम करना है? बर्निंग सब्सटेंस पर। जब सब्सटेंस बर्न करते हैं तब काम करता है, ये ध्यान रखना। कब काम करता है? बर्निंग सब्सटेंस पर, ये आपको याद रखना। अब दूसरी कंडीशन, तो कब कर रहा है? बर्निंग पर। अब जो हम यहाँ डी ब्लॉक में कंडीशन पढ़ते हैं तो यहाँ तो बिना बर्न किए हुए हमें कलर बताना है। जैसे आप सभी जानते हो कि COSO4 डॉट 5H2O ये ब्लू कलर का होता है, तो आप इसे गर्म नहीं करते, बस डायरेक्ट बता देते हो नीला होता है। FeSO4 डॉट 7H2O ये ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होता है। आपने पढ़ा है ZnSO4 ये व्हाइट होता है। तो ये आपने कैसे बता दी? हाँ भाई, कोई व्हाइट है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, तो गर्म तो किए नहीं। तो यहां हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मेरी बात सुन लीजिए भाई, जब भी कलर के कॉन्सेप्ट आएंगे, एक तो बर्निंग वाला एल्कली मेटल में यूज होता है, और बाकी सब में क्या यूज होता है जो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना। और इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये कलर, जो हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक है कलर। अब कैसे बताएंगे, जरा ध्यान से सुनो। जब हम कलर की बात करेंगे तो कलर हम कैसे बताएंगे, इसे बहुत ध्यान से समझिए। और ये बात समझ में आएगी? बोलो। देखो, ये कलर होता है जब तक जलाते हैं तब तक कलर आता है, प्रत्यक्ष। जब तक आप जलाओगे तब तक कलर है, और ये परमानेंट कलर होती है। जब तक हम जलाते हैं तब तक कलर है, ये परमानेंट है। अब ये कलर कैसे आते हैं ये मुझे समझाना है। किसी बच्चे को नोट करना हो अपनी नॉलेज के लिए तो ये नोट कर लीजिए। बर्निंग की बात है, अगर किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो उसका कलर कैसे आया, यहां हमने वो पढ़ा। किसी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं कलर कैसे आया, यहां हम वो कंडीशन पढ़ेंगे कि बिना जलाए कलर कैसे आता, बिना किसी सब्सटेंस को जलाए कलर कैसे आता है, यहां वो कंडीशन हम स्टडी करें। कर चुके भाई? मैसेज तो लिख दिया करो भाई। चल ठीक है भाई, आ गया मैसेज, आ गया भाई, इतने भी ना भेजो। हाँ शुभ गुप्ता, आपने सही पूछा है। ये बर्निंग वाला एल्कली मेटल पे ही क्यों वर्क करता है? 2 या 3 एल्कलाइन अर्थ मेटल पे भी काम करता है, बाकी पे नहीं करता। इसका रीजन है, देखिए आपको पता है जब हम सोडियम को बर्नर के ऊपर जलाते हैं
एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। तो बर्नर के पास, ध्यान दीजिए, बर्नर के पास केवल इतनी एनर्जी होती है कि वो एल्कली मेटल या कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल को एक्साइट कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता। यानी कि एल्कली मेटल या कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब कौन से हैं वे हैं स्पेशली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इन पे वर्क करता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनके कलर नहीं बता सकता वो, और बाकी किसी मेटल के नहीं, इनके बता सकता है। ऐसा क्यों? तो इसका मेन रीजन मैंने बताया कि बर्नर के पास जो लाइट होती है उस पर इतनी एनर्जी होती है, बर्नर के पास जो लाइट होती है उस पर इतनी एनर्जी होती है, बर्नर के पास जो हीट है, ये कहना, उसकी इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करे। अब बाकी में ही नहीं कर पाता, बेरिलियम, मैग्नीशियम को नहीं कर पाता, इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होते क्योंकि इनकी आयनेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। फिर अब एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या? तो अगर हम किसी और चीज से ज्यादा हीट दे रहे तो वो विजिबल रीजन से बाहर चली जाती है। आप सबको पता है हम केवल विजिबल रीजन को देख सकते हैं। अगर विजिबल रीजन से अलग की कोई चीज होगी तो आपको दिखाई नहीं देगी, ये आपको याद रखना। तो हम सिर्फ विजिबल रीजन को देख सकते हैं, ये याद रखना। तो हम सिर्फ विजिबल रीजन की ही बात करते हैं। बाकी जो एनर्जी है, मान लीजिए आप हीटर से देने लगो, किसी और चीज से देने लगो एनर्जी, तो वो विजिबल रीजन से बाहर है, वो हमें वैसे नहीं दिखती। इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट हो जाएंगे लेकिन दिखाई नहीं देगी, ये ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान दीजिए भाई, अब मैं बात कर रहा था इसके कलर की। नॉर्मल कंडीशन में हम कलर कैसे बताते हैं, जरा ध्यान से सुनना भाई। देखो, ये 2-3 पॉइंट है, बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट है। 4-5 प्रॉब्लम के आंसर आपको याद होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया। सुनिए भाई जरा। अब विदाउट बर्निंग हम कलर कैसे बताते हैं, बिना किसी चीज को जलाए हम कलर कैसे बताएंगे, वो हमें समझना है। बिना किसी चीज को जलाए हम कलर कैसे बताते हैं, ये हमें ध्यान से समझना है। तो सुनिए जरा, ध्यान देना भाई अच्छी तरीके से। देखिए, अगर किसी डार्क रूम के अंदर कोई सब्सटेंस रख दिया जाए, कोई भी मेटल रख दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका कलर बताइए, जो कि कभी आपने पहले नहीं देखा। देखिए, आप सबको पता है आप उसका कलर नहीं बता सकते। यानी कि अगर कोई चीज डार्क रूम में रखी है तो आप उसका कलर नहीं बता सकते। तो कलर बताने के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है लाइट। बिना लाइट के आप कलर नहीं बता सकते। और लाइट भी कौन सी? स्पेशली व्हाइट लाइट। अगर हम कोई और सी रेडिएशन यूज करें तो उससे भी कलर नहीं पता चलेगा। एक्सरेज वगैरह डालें तो उससे हमें कलर का नहीं पता चलेगा। कॉस्मिक रेज डालें तो उनसे हमें कलर का, तो हमें विजिबल रीजन की लाइट चाहिए, यानी कि व्हाइट लाइट। अब ध्यान दीजिए, तो अगर मान लीजिए हमने किसी कंपाउंड के अंदर, ये कह सकते हैं कि कोई कंपाउंड है, ये यहां हमने ट्रांसपेरेंट गिलास लिया और इसमें कोई सब्सटेंस भर दिया और इस पर हमने लाइट डाली। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। तो हम क्या देखते हैं? तो ये कलर दिखाई देता है। अब ये कलर क्यों होता है? इसमें तो हमने गर्म नहीं किया इलेक्ट्रॉन वगैरह को, फिर भी ये कलर दिखाई देता है। तो कलर कैसे आया? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने कहा बिना लाइट के तो आप कलर बता ही नहीं सकते, तो जैसे इस पे लाइट डालेंगे कलर दिखाएगा। तो ये कलर क्यों दिखाता है? ऐसा क्या होता है इसमें जो ये कलर दिखाता है? तो सुनिए जरा, ये क्या करता है, इसको समझने के लिए हमें एक पॉइंट पे ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हमें एक पॉइंट पे ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर है क्या? ऐसे दो कलर जिनके मिलने से व्हाइट कलर बन जाए। ध्यान दीजिए, ऐसे दो कलर जिनके मिलने से व्हाइट कलर बन जाता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? वे कलर जिनके मिलने से व्हाइट कलर बन जाए, यानी कि टू कलर ऑन कंबाइन या
जब हम उन्हें कंबाइन करते हैं इक्वल क्वांटिटी में तो उनसे व्हाइट कलर बन जाता है। उनसे हाँ भाई, कैसा कलर बन जाता है? व्हाइट कलर। उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ऐसे कोई भी कलर जिनके मिलने से व्हाइट कलर बन जाए उनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब प्रॉब्लम आती है ऐसे कौन से कलर हैं जिनसे व्हाइट, तो दो कॉम्बिनेशन आपको जरूरत है। एक तो याद रखना, रेड और ब्लू को अगर हम इक्वल क्वांटिटी में मिला दें तो व्हाइट कलर बन जाता है। दूसरा है येलो और पर्पल, इनको इक्वल क्वांटिटी में मिला दें तो व्हाइट बन जाता है। आप कहोगे व्हाइट तो 7 कलर से बना है। अरे व्हाइट को अगर हम फर्दर स्प्लिट करेंगे तो अलग अलग करके देखेंगे तो 7 बन जाएंगे उनसे। लेकिन अगर व्हाइट कलर बनाना चाहें तो रेड को और ब्लू को इक्वल क्वांटिटी में रखना है, किसी का भी एक भी पार्टिकल ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले तो दोनों के कॉम्बिनेशन से व्हाइट कलर बन जाता है। ऐसे येलो और पर्पल का अगर हम इक्वल क्वांटिटी ले लें तो उससे भी व्हाइट कलर बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे दो कलर जिनके मिलने से व्हाइट कलर बनता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। तो होता क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ही हम कंपाउंड पर सब्सटेंस पर व्हाइट लाइट डालते हैं तो एक कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एब्जॉर्ब करता है क्या? वन कलर। एक कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरे कलर को ये सेकेंड कलर को ये ट्रांसमिटेड कंडीशन में आता है, दूसरे कलर को ये ट्रांसमिट करता है। यानी कि कंडीशन है एक कलर को इसने सोख लिया, दूसरे को ट्रांसफर किया, और ये ट्रांसमिटेड कलर ही हम देखते हैं। जो हम देखते हैं वो कौन सा कलर होता है? वो ट्रांसमिटेड होता है। सिंक कलर हमारा ट्रांसमिटेड होता है। तो एक को ये एब्जॉर्ब करेगा। अब कंडीशन है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि हमने यहाँ कॉपर सल्फेट फिल किया था, CuSO4.5H2O लिया था, यहाँ इस कंटेनर में हमने ये लिया था, तो ये हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रांसमिटेड है, ये ट्रांसमिटेड कलर है। तो यहाँ एब्जॉर्ब कलर कौन सा था? रेड। रेड इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये आपको याद रखना है। तो ये रेड एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लू ट्रांसफर कर देता है, और ये वही हमें दिखा देता है। अब एक प्रॉब्लम आती है, आखिर ऐसे इसके अंदर क्या होता है जो एक किसी एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करता है? तो इसमें एब्जॉर्ब कलर क्यों होता है वो समझना है। यहीं से हमें कलर का रीजन समझ में आएगा, ये कलर एब्जॉर्ब क्यों करता है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है तो सुनिए जरा। ये जो डी ब्लॉक होते हैं, डी या एफ ब्लॉक, डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, इनके पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? NS में, N-1D में, इनमें होते हैं। या तो एफ को छोड़ दीजिए, अभी डी की ही बात करें। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? NS और N-1D में। एस इलेक्ट्रॉन तो ये लॉस कर देते हैं, क्या बच जाते हैं? ND। तो इनकी वैलेंस सेल जो मेटल आयन होते हैं, उन मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन N-1D में होते हैं। और ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, हमने पढ़ा है 5 डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल। उन 5 डी ऑर्बिटल को अगर हम देखते हैं तो ये पांचों डी ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होते हैं। जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये इक्वल एनर्जी के होते हैं, इक्वल एनर्जी के, 1 2 3 4 5। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स, जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं आगे। कॉम्प्लेक्स में ये दो सेट में टूट जाते हैं, 3 और 2 के सेट में। इनकी एनर्जी का ऑर्डर भी कुछ ऐसे आता है। वैसे तो इनकी स्प्लिटिंग अलग अलग टाइप की होती है। जब ये ऑक्टाहेड्रल में होते हैं तो 3 नीचे 2 ऊपर, जब ये टेट्राहेड्रल में होते हैं तो 2 नीचे 3 ऊपर। ऐसा क्यों होता है अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा।
लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में 3 नीचे 2 ऊपर होते हैं, ये आपको याद रखना। तो एनर्जी की क्या कंडीशन है, 3 नीचे 2 ऊपर है, ये कंडीशन है। अब होता क्या है इनमें, जैसे ही इन कंपाउंड की मैं बात कर रहा था, तो डी ऑर्बिटल कैसे हैं इन कंपाउंड में, डी ऑर्बिटल ऐसे, यानी कि इस कॉपर के अंदर डी ऑर्बिटल ऐसे। तो जैसे इस कंपाउंड पे लाइट गिरेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां नीचे होगा वो एनर्जी गेन करके ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि एक डी से दूसरे डी में चला जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। कहां से, नीचे से ऊपर चला जाता है। इसका मतलब क्या करता है, इनमें इलेक्ट्रॉन नीचे से जो कम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं उससे एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाता है, इसको कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। इसका नाम क्या है, डी डी ट्रांजिशन। और इस डी डी ट्रांजिशन की वजह से ये क्या होता है, एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी इसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर कर देते हैं, वो हमें दिखाई देता है। तो यानी कि इसमें डी डी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहां भी क्या हो रहा है बोलो, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ट्रांजिशन, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और उस एब्जॉर्ब एनर्जी की वजह से बाकी ट्रांसमिट हो जाता है। अब कंडीशन है ये डी डी ट्रांजिशन कब कब हो सकता है, ये डी डी ट्रांजिशन कब कब हो सकता है, ये हमें समझना है। डी डी ट्रांजिशन कब कब हो सकता है। अब ये डी डी ट्रांजिशन, तो डी डी ट्रांजिशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, अब वो सुनिए जरा। तो ये मुझे समझाना है तो कि डी डी ट्रांजिशन के लिए दो चीज होनी चाहिए। पहला, नीचे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नीचे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और दूसरा, ऊपर खाली जगह होनी चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहां तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ऊपर एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी तो ये डी डी ट्रांजिशन होगा। और डी डी ट्रांजिशन होगा तो सब्सटेंस एनर्जी गेन करेगा, और सब्सटेंस एनर्जी गेन करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी रिलीज करेगा, ये ध्यान। अब ये डी डी ट्रांजिशन किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो जरा ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास D1 है, ध्यान देना भाई जरा, अगर हमारे पास D1 है तो D1 का मतलब जानते हो, नीचे एक इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी कंपाउंड में D1 है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर पहुंच जाएगा, डी डी ट्रांजिशन हो जाएगा। D2 है तो भी ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे इलेक्ट्रॉन थे, दोनों भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं एक जाए, जरूरी नहीं है एक जाए, दोनों भी जा सकते हैं। D3 है तो भी ऊपर जा सकते हैं, D4 है तो भी ऊपर जा सकते हैं। आप कहोगे ऊपर तो इलेक्ट्रॉन आ गया, अरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी खाली है, एक भी खाली है और इसमें भी जगह है। D5 में भी ऊपर जा सकता है, D6 में भी ऊपर जा सकता है, नीचे तो पेयर हो रहे हैं। D7 में भी ऊपर जा सकता है क्योंकि ऊपर जगह है, एक एक जगह खाली है। D8 में भी ऊपर जा सकता है, D9 में भी ऊपर जा सकता है, खाली है। D10 में ऊपर जगह नहीं है, तो D10 में ऊपर जगह नहीं है तो D10 कलरलेस होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस ही नहीं होगा भाई, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं, तो नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। मान लीजिए आपने इस कंपाउंड पे व्हाइट लाइट डाली, इसमें D10 था, इसमें D10 था, बताइए क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। तो आपने व्हाइट डाली, एनर्जी कोई एब्जॉर्ब नहीं, सारी बाहर निकल गई, तो व्हाइट निकल गई, व्हाइट को कलरलेस कहते हैं। तो समझ में आया, D10 कलरलेस। अच्छा D0 भी कलरलेस। आप कहोगे D0 कैसे, अरे नीचे इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कंपाउंड पे लाइट डालेंगे सारी के सारी आगे निकल जाएगी, तो D0 भी कलरलेस है, D10 भी कलरलेस है। तो D0 और D10 दोनों कलरलेस होते हैं, D0 और D10 कलरलेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बोलो कोई प्रॉब्लम,
D0 और D10 कलरलेस होते हैं। समझ में आ गया? अब समझ में आया कि भाई हुआ क्या होगा इनमें, इन कंपाउंड पे जैसे लाइट गिरी होगी, एक पर्टिकुलर कलर को इन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा और इलेक्ट्रॉन एक डी से दूसरे डी में चले गए होंगे। एक भी जा सकता है, दो भी जा सकते हैं, चार भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हर कंपाउंड में अलग अलग। तो कुछ एनर्जी गेन करके यहाँ चले जाते हैं, बाकी दूसरा कलर आगे पास हो जाता है, क्योंकि आपको पता है व्हाइट कलर की एनर्जी फिक्स होती है, विजिबल की एनर्जी फिक्स है रेंज। तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसमिट ज्यादा करेगा, और अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसमिट कम करेगा। ये हमें ध्यान, ये एनर्जी कैसे पता चलती है, इनके गैप पे डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर यहाँ स्मॉल डिफरेंस होगा तो कम एनर्जी लेगा, एनर्जी कम ली तो ट्रांसमिट ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये गैप ज्यादा होगा तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, ट्रांसमिट कम करेगा, वो आपको पता है। तो इसका मतलब यहां सीधा सा हाँ, ये ध्यान रखना, ऊपर मैक्सिमम 4 ही आ सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए कलर का रीजन समझ में आया? एक्चुअली होता क्या होगा, मैं कंपाउंड के अंदर भी दिखता हूं। जैसे हमने कंपाउंड पे व्हाइट लाइट डाली, क्योंकि बिना लाइट के हमें दिखेगा नहीं, तो जैसे कंपाउंड पे हमने व्हाइट लाइट डाली तो उसने एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह उसके अंदर हो रहा है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर कर दिया जो हमें दिखाई देता है। तो अब आपको प्रॉब्लम कैसे आएगी, बस 3 पॉइंट हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक सिंगल मैंने ये बताया है D1 से D9 तक ये DD हो सकता है। प्रत्यक्ष भाई D1 से D9 तक DD हो सकता है। अब क्योंकि D1 से D9 तक DD हो सकता है तो उसका मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कलर्ड होगा, और जो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा वो सारी के सारी बाहर निकाल देगा, वो व्हाइट होगा, कलरलेस होगा। चलिए भाई, अब हमें क्या इसमें लिखना है, 3 लाइन है, चाहे तो मैं लिखा दूं या नोट्स में भी लिखिए, लेकिन बीच बीच में है, बस उन 3 लाइन को जरा ध्यान से समझा रहा हूं। क्या कंडीशन क्या आपसे पूछी जाएगी, वे 3 पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, वे तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझिए, सुनिए वे क्या है। देखिए भाई, पहली कंडीशन ध्यान देना भाई जरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? देखो, ग्रुप नंबर 3 to 11 ट्रांजिशन है, 12 वाले नहीं है, बस जिंक नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड, ये लिखा हुआ आएगा, फिर पूछा जाएगा ऐसा क्यों हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड। तो इसमें आपको लिखना है ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज बस ये लिखना, बिकॉज देयर आयंस हैव incomplete d orbital configuration। वो d orbital configuration कौन सा था भाई, D1 से D9, which permit DD ट्रांजिशन, जो DD ट्रांजिशन की परमिशन देता है। तो एक तो आपसे ये पूछा जाए, ये ध्यान रखना, हाँ भाई, विच परमिट DD ट्रांजिशन। इसके बाद मेटल आयंस हैविंग D1 to D9 configuration आर कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं अभी बताएं। मेटल आयंस हैविंग D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन आर कलर्ड, D1 से D9 तक सारे कलर्ड, क्यों है कलर्ड,
इनकम्प्लीट ही है, ऊपर वाला आंसर है इसका और कुछ नहीं। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट, मेटल आयंस हैविंग D0 और D10 configuration are colorless due to या ये कह सकते हैं अब metal ions having D0 or D10 configuration are colorless because these configuration या this configuration does not permit DD transition. Metal ions having D0 and D10 configuration are colorless because this configuration does not permit DD transition. ये DD transition नहीं करता, आपको पता है D0 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D10 ऊपर स्पेस ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ध्यान रखना। तो इस वजह से ये कलरलेस होते हैं। इसके बाद लास्ट है, एक प्रॉब्लम और आती है आपको जो लास्ट इसमें बनती है, वो क्या है, प्रॉब्लम आती है आपसे, ये पूछा जाता है अब ध्यान देना, एक लास्ट प्रॉब्लम जो आपसे पूछी जाती है वो क्या है, इन KMnO4 और K2Cr2O7 in KMnO4 or K2Cr2O7, metal ions have D0 3D0 configuration, 3D0 configuration, but they are colored. किस वजह से कलर्ड है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल आयन। मतलब होता क्या है इनमें, भाई ये D0 है फिर भी कलर्ड है, क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के पास निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। भाई यहाँ Mn+7 होता है और Cr+6 होता है, दोनों में 3D0 है लेकिन फिर भी कलर है। तो कलर होने का रीजन है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इनके पास चला जाता है। ये कलर्ड इस वजह से है क्योंकि चार्ज ट्रांसफर की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इन मेटल के पास आ जाता है, इस वजह से। तो देखिए 3 या 4 प्रॉब्लम थी जो आपको इसमें पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है काफी, ये ध्यान रखना। तो ध्यान दीजिए, चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये प्रोसेस होता है। आप एक प्रॉब्लम और पूछ लो आपसे, कैसे आ सकती हैं, ऐसे लिखा हुआ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर कलर्ड। हाँ भाई, कौन सी कलर्ड, कैसे बताओगे, ध्यान रखना कॉन्फ़िगरेशन करना है, बिना कॉन्फ़िगरेशन के इस चैप्टर की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कॉन्फ़िगरेशन करने पर D1 से D9 आ रहा हो तो कलर लिखना है, कलर का नाम नहीं लिखना कि किसका कौन सा कलर है, बस कलर लिखना है। और अगर D0 या D10 आ जाए तो कलरलेस बता देना। देखिए पहला पार्ट,
स्कैंडियम 3 पॉजिटिव जिसका Z21 है, आंसर करें। स्कैंडियम होता है 21 का, आर्गन 4s2 3d1, अब ये हो जाएगा 18, आर्गन 3d0। बोलो कैसा होगा भाई ये? भाई कैसा होगा ये? कलरलेस। सेकंड, AgCl कैसा है? जहां Z4Ag कैसा होता है? 47। क्या करेंगे? Ag को देखो बस सिर्फ यहाँ, Ag पॉजिटिव है और Ag पॉजिटिव का आएगा क्रिप्टन 4d10। कैसा आएगा भाई? Ag पॉजिटिव का आएगा क्रिप्टन 4d10। बताइए अब कैसा है? 4d10 है। लिख तो कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं। कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। कलरलेस को व्हाइट भी कहते हैं, एक ही बात है, कभी ये सोचो कलरलेस और व्हाइट एक ही होता है। तीसरा एग्जाम्पल, हाँ सी Fe3 पॉजिटिव Z26 है, आंसर लिखिए। Fe3 आर्गन 3d5 कैसा है बोलो, लिख दीजिए। कलर का नाम नहीं लिखना बस। CuCl2 Z4Cu29, हाँ कलर्ड, सही लिखा भाई ऊपर वाला, ये कलर्ड है। अब इसकी बात करें, यहाँ Cu2 पॉजिटिव है, आर्गन 18 3d9 कैसा है भाई? कलर्ड, ठीक है। ये बताइए, अब आपसे 2-3 प्रॉब्लम पूछी जाएंगी तो बता दोगे या नहीं? तो कलर्ड की क्या रीजन होते हैं ये मैंने यहाँ डिस्कस करे, ये ध्यान दीजिए भैया। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मैंने बताया आपको मैं कुछ पहले आसान सी प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम बन सकती है वो सारी मैंने करा दी। आपसे पूछा जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड क्यों है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड कलर्ड क्यों है? तो आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट या उनके कंपाउंड कलर्ड क्यों हैं, तो आंसर आपको पता है। हाँ भाई, आप सभी बच्चों को आंसर पता है क्योंकि उनमें इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल है जो dd ट्रांजिशन करता है, जो dd ट्रांजिशन करता है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, हाँ भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आयंस कलर्ड है, कौन सा कलरलेस है। तो बस उसमें ये चीज ध्यान रखना, जिसमें D1 से D9 होगा कलर्ड और जिसमें D0 होगा या D10 कलरलेस, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम कि KMnO4 K2Cr2O7 में D0 है फिर भी कलर्ड है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज कहां से कहां गया वो आपको बता दिया। देखो प्रत्येक सिंगल, मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, याद कर लीजिए, मैंने आपको बताया था एक तो स्कैंडियम सीरीज और 2 ग्रुप शुरू के 2 लास्ट के, ये आपको याद होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। चलिए कल सुबह 7 बजे फिर क्लास है आपकी, और कल 3-4 प्रॉपर्टीज और हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कल कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट।